आज का टॉपिक है वो होगा रसिया यूक्रेन वॉर। उसमें है क्या कि रिसेंटली यूक्रेन ने बहुत सारे ठिकानों पर हमले का प्रयास किया रसिया में, लेकिन ये जो एक ठिकाना था उनका जहाँ पे उनके बॉम्बर्स एक तरह से बेस होते हैं, स्टेशन होते हैं, उन पे इन्होंने बहुत लंबे से एक तरह से प्लानिंग के साथ ड्रोन स्ट्राइक की। अब इस ड्रोन स्ट्राइक में बताया जा रहा है कि उनके अप्रॉक्सीमेटली 4, जो एग्जैक्ट रिपोर्ट में बता रहा हूँ उसमें 4 बॉम्बर्स नष्ट हो गए हैं और लगभग 36 बॉम्बर्स को पार्सली नुकसान हुआ है। और उनका जो बॉम्बर्स का बेस है जो मंगोलिया बॉर्डर के आसपास है, यूक्रेन से लगभग 4000 किलोमीटर दूरी पर स्थित, बिल्कुल तबाह हो चुका है। अब इसको एक मेजर एस्केलेशन पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो जंग चल रही थी उसमें जो मेन क्लैश हो रहे थे बॉर्डर एरियाज में हो रहे थे, चाहे वो दोनेत्स्क और लुहांस्क का रीजन हो या फिर ज़ैपोरिज़िया के आसपास का रीजन हो, या जो उनके जो बॉर्डर वाले इलाके हैं यूक्रेन और रसिया के बीच में, वहाँ पे हमले दोनों पार्टीज कर रहे थे। जो सिविलियन एरियाज हैं खास तौर पे मेनलैंड रसिया के, वहाँ पे अभी तक यूक्रेन ने हमला नहीं किया था। लेकिन ये मेजर एस्केलेशन पॉइंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इनकी स्ट्रेटजिक बॉम्बिंग की कैपेसिटी है बहुत लार्ज स्केल पर इन्फ्लुएंस हुई है। हालांकि ये जो बॉम्बर्स हैं ये बहुत पुराने हैं, सोवियत एरा के हैं और यूएसएसआर के टाइम पे ही ये बॉम्बर्स डिप्लॉयड थे वहाँ पे, और अब उनका यूज रसिया करता नहीं है। रसिया ने अपना जो अप्रोच है वो जो बॉम्बर टेक्नोलॉजी है या फिर जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उससे थोड़ा सा हटा कर मिसाइल और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा बढ़ा। तो जो उनकी स्पेशलिटी मानी जाती है, इनकी इसके अंदर मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स, वो उनकी स्पेशलाइजेशन आज के टाइम पे बन रही है। और जो इनके S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या फिर बहुत सारी तकनीक ऐसी हैं, वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच था कि बॉम्बर्स विमानों का या एयरक्राफ्ट का, उसको रसिया ने छोड़ा है। तो उनको ऐसे उनकी कैपेसिटी वाइज इनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ स्ट्रेटेजिकली देखो अगर आप तो एक तरह से बिग ब्लो माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन एक बहुत छोटा देश है, नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, और वो रसिया में इतना अंदर जाकर 4000 किलोमीटर जाके अगर कोई प्रेसिडेंट स्ट्राइक करता है ड्रोन के माध्यम से ही करता है तो बहुत बड़ी बात है। इसमें यूनिक क्या था कि जो प्लानिंग और प्लॉटिंग है लगभग 1.5 साल से हो रही थी, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है रसिया की मदद नहीं है, ये उनके लिए एक सीरियस कंसर्न है। हालांकि बाद में बताया गया रिटेलिएशन में रसिया ने बहुत सारे ड्रोन से हमले करे, लगभग 500 के आसपास ड्रोन भेजे, जिससे मेजर नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 11 के आसपास अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि जो एयर बेसेस हैं यूक्रेन की उनको तबाह किया गया, और जो कन्फर्म रिपोर्ट्स हैं उनमें लगभग 7 से 9 एयर बेसेस को सिग्निफिकेंट नुकसान हुआ है। अब इससे हो क्या रहा है कि जो प्रपोज्ड पीस डील थी, जो इस्तांबुल में टर्की में मीटिंग हो रही है जिसमें रसिया, यूएस के काउंटर पार्ट्स, यूरोपियन कंट्रीज़ और बाकी लोग पार्टिसिपेट लेने वाले थे, उसको बिल्कुल धूल चटा दिया गया, मिट्टी में मिल जाएगा। रीज़न क्या कि एक टाइप के रसिया झुकने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहा था, वो किसी भी तरीके से सीड नहीं करना चाह रहा ग्राउंड, जो उसने दोनेत्स्क का, लुहांस्क का या फिर जो क्राइमिया का पहले हिस्सा कब्जा रखा है वो चाहता है उस पर किसी भी तरीके की बात ना हो। जबकि जो जेलेंस्की है यूक्रेन के, उनका जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमें अपनी ज़मीन वापस चाहिए। बाकी सारी चीज़ों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, बट ही इज़ वेरी रेजिस्टेंट ऑन लैंड। अब लॉन्ग टर्म में देखो तो इससे यूक्रेन को नुकसान होने वाला है, क्योंकि रसिया ने बहुत लंबे स्तर पे अपनी स्ट्रेटजिक एक्सरसाइज वगैरह करनी स्टार्ट कर दी है, और एंटिसिपेट किया जा रहा है कि लार्ज स्केल पर यूरोपियन रीजन में अनस्टेबिलिटी फैलने वाली है। क्योंकि और कोई देश अगर इनकी सहायता के लिए आता है, लाइकवाइज की मान लो जर्मनी वगैरह इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत आजकल बहुत प्रोएक्टिव दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो एम्बार्गो लगा रखा था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल का प्रयोग नहीं करना है, अभी सब एम्बार्गो हटा दिया है। उन्होंने कहा भैया जो तुम्हें मिल रहा है मारो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे जर्मनी का बहुत गैस प्रैक्टिकली पॉसिबल है। दूसरी बात, इनका जो न्यूक्लियर डेटरेंट है वो इस लेवल का है जिसको डेड हैंड कहते हैं। डेड हैंड मतलब क्या, मान लो किसी एक गलती से भी
रसिया को ख़त्म करने का प्रयास किया, उसके न्यूक्लियर ठिकानों को हमला करने का प्रयास किया, तो पूरी दुनिया रखे किसी को नहीं पता, 1 से 2 घंटे के अंदर दुनिया के हर एक इलाके को ख़त्म कर देगा, इसीलिए उसका नाम डेड है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाली है। वेस्टर्न यूरोप के लोग बहुत सावधानी से इस पर विचार करें, क्योंकि ये बहुत आसान समय नहीं है। रसिया का अगर वार एस्केलेट होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो ग्लोबल ट्रेड पे, ग्लोबल पीस पे बहुत इम्पैक्ट करेगा। और जो हम लोग अभी अपना प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने का, उस पर भी हमारी जो, जैसे कि हमारी सप्लाई चेन वाला इशू है S-400 का, हालांकि उसको लेके आज क्लैरिफिकेशन दिया है रसिया ने कि ऑन टाइम पे आपकी डिलीवरीज हो जाएगी, 2026 के आसपास आपको जो S-400 की सारी बैटरीज हैं वो मिल जाएगी। दूसरा मुद्दा क्या कि रिसेंटली हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें पूरी दुनिया को ये बात, भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो डेलीगेट्स गए हैं, सांसद गए हैं, इन्होंने बताने का प्रयास किया। एक देश है लैटिन अमेरिकी कंट्री, तो इसका नाम है कोलंबिया, ठीक है, साउथ अमेरिका में देश है कोलंबिया। कोलंबिया ने जब शुरुआती दौर में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी, तो उसने पाकिस्तान के समर्थन में बातें करी थी कि पाकिस्तान में जो भी लोग मरे हैं वो बहुत दुखद है और किसी भी देश को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बाद में जो हमारे देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह गए, शशि थरूर जी गए और भी लोग गए, उन्होंने जब अपने मैसेज को कन्वे किया, तो वहाँ की सरकार ने अपने स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करा है, अपने बयान को वापस लिया है और एक तरह से खेद जताया है कि पहलगाम हमले के जो विरोध में भारत ने जो प्रयास किया वो दैट इज़ अ लीगल थिंग। तो जो डेलीगेशन है बेहतर काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ, ये है कि रिसेंटली थोड़ा सा काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। जो हमारे देश के जो CDS साहब हैं, उन्होंने जब एडमिट करा कि हाँ कॉम्बैट में लॉसेस होते हैं, और कॉम्बैट में जब लॉसेस होते हैं तो उन्होंने ब्लूमबर्ग नाम की एक टीवी है, US बेस्ड चैनल है, उसको इंटरव्यू में कहा कि हमने कुछ एयरक्राफ्ट खोए हैं, बट एग्जैक्टली उतने नहीं खोए जितने पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। तो उससे जो हमारा थोड़ा सा नैरेटिव है थोड़ा सा वीक हुआ है। क्यों? क्योंकि चलो ठीक है, कॉम्बैट में लॉसेस होते हैं, बट हमें अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो ऐसा कुछ कोई पहाड़ नहीं खड़ा होता, क्योंकि मोराल थोड़ा सा हमारी फौज का उससे और हाई रहता, एयरफोर्स का हाई रहता कि एटलीस्ट हमारा कोई पहले जवान तो शहीद नहीं हुआ है, लेकिन हमारा कोई जहाज भी एक तरह से नुकसान नहीं हुआ उसका, ठीक है। हालांकि लोग इसमें ये भी अपना तक दे रहे हैं कि उनके स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया है, क्योंकि वो हिंदी में बात कुछ और कहना चाह रहे थे और इंग्लिश में मिस इंटरप्रेट हो गया। डाउन का मतलब जहाज नीचे आना भी होता है, जहाज नष्ट होना नहीं होता है। तो दोनों तर्क अपना दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने बाकी चीज़ों को बहुत क्लियरली साफ किया कि पाकिस्तान जो झूठ फैला रहा है कि 6 राफेल या 6 फाइटर जेट मार रहे हैं, इसमें कोई फैक्चुअली ट्रूथ बात नहीं है। दूसरी बात उन्होंने बहुत क्लियरली कही कि जो चाइनीज़ एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। HQ-9 इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इनकी जो PL-15E मिसाइल्स हैं, ये सारी बिल्कुल एक्सपोज हो गई। दुनिया भर ने देख लिया कि ये किसी काम के नहीं, 2 कौड़ी की इनकी औकात नहीं है, इन्हें कोई नहीं पूछने वाला। इसकी वजह से देखो तो इनके जो फाइटर जेट्स हैं J-10 वगैरह, उनको बनाने वाली कंपनी जो चेंगडू है, उसके शेयर मार्केट के प्राइसेस अचानक से गिरने स्टार्ट हो गए। 10 से 15% के आसपास इसके प्राइसेस गिर गए। दूसरा मुद्दा क्या कि जैसे अभी भारत में जो बहुत नर्वसनेस देखी जा रही है US के प्रति, उसका प्रमुख कारण क्या है कि उन्होंने जब US और इंडिया के बीच में पार्टनरशिप बेहतर जा रही थी, ऐसे टाइम पे आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हो, पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, उसको IMF के माध्यम से लोन दिलवा रहे हो। अब तो वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि लगभग 20 से 40 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे या फिर लोन के माध्यम से हम पाकिस्तान को देंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पता नहीं क्या एक्सक्यूज़र देंगे। ये सब वेस्ट का प्रोपेगेंडा होता है। वो चाहते हैं दुनिया भर में कोई भी देश, वेस्टर्न जो पावर्स हैं, उनको एक तरह से उनका सामना ना कर सके, चाहे वो चाइना हो, रसिया हो या फिर इंडिया हो। तो वो कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान का टूल इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात क्या कि जो ट्रेड टॉक्स होने वाली थी इंडिया और US के बीच में, इससे उस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है। ट्रेड डील की जो संभावनाएं थी उसको काफ़ी हद तक कमज़ोर माना जा रहा है अब, क्योंकि रिसेंटली भारत ने WTO में एक मुद्दा उठाया था स्टील के टैरिफ्स को लेके। उस वाले मुद्दे में भी काफ़ी बैकलैश देखने को मिल रहा है। और यहाँ तक कि जो टैरिफ्स की बात करी जा रही है, वहाँ के जो सेनेटर हैं US के, उन्होंने कहा कि इंडिया पे आप 500% टैरिफ इम्पोज करो, क्योंकि ये रशियन ऑयल लेता है
और इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट सेकेंडरी टैरिफ्स इम्पोज होने चाहिए। उसका बैकलैश भी उनको सामने मिल रहा है, क्योंकि भारत ने भी रिटेलिटरी टैरिफ्स की बात करी है कि भारत पे अगर किसी प्रकार का यूनिलैटरल टैरिफ लगाया जाता है तो इंडिया विल रिटेलिएट। तो इससे बताया जा रहा है कि भारत और यूएस के रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं। अब इसको कैसे हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, कैसे डील करती है देखना पड़ेगा। और आज की अपडेट यही थी। कुछ नई अपडेट्स जो रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन रशिया के बीच में आएंगी, हम आपको देते रहेंगे। तो कंटेंट अगर बेहतर लगा आज का तो आप दोस्तों से आप शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।